कर लेते हैं। यह तो थी पूर्व के 105 एपिसोड की कहानी। अब हम आपको आगे की कहानी बताएंगे। सबसे पहले आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को ये परामर्श देते हैं कि वे राजा पुरु की पुत्री को उनको ससम्मान लौटा दे। चंद्रगुप्त ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद मलाइकेतु अपनी पुरानी भूल सुधार कर आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त से क्षमा मांगता है और धनानंद के विरुद्ध आचार्य चाणक्य के संघर्ष में शामिल हो जाता है। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य तक्षशिला गांधार का राजा बनने के बाद आसपास के छोटे राज्यों को अपने राज्य में मिलाना आरंभ कर देता है और सिकंदर के बचे कुछ सैनिकों को भारत से भगा देता है। अपना राज्य विस्तार करने के लिए वो साम, दाम, दंड और भेद की नीति अपनाता है। साम का अर्थ होता है विरोधी से बातचीत करके, यदि बातचीत से काम ना बने तो दाम की नीति अर्थात धन देकर। साम दाम से काम ना बने तो दंड अर्थात सेना का प्रयोग करके। और भेद की नीति का अर्थ होता है विरोधियों में फूट डालकर उनको कभी एकजुट मत होने दो। चंद्रगुप्त भेद की नीति का उपयोग करके वो अपने विरोधियों को कभी एक नहीं होने देता। चंद्रगुप्त जब उत्तर पश्चिमी भारत पर विजय प्राप्त कर लेता है तो इसके पश्चात वह मगध पर विजय प्राप्त करने की तैयारी करते हैं। उस समय भी चंद्रगुप्त की सेना की शक्ति धनानंद से कम ही होती है। धनानंद के पास लगभग 2 लाख पैदल सेना, 20,000 घुड़सवार और 3,000 रथ तथा 2,000 हाथी होते हैं। चाणक्य निर्णय करते हैं कि वो धनानंद की सेना को बांटकर उसे अलग अलग युद्धों में परास्त करेंगे और यदि आवश्यकता पड़ी तो छापामार आक्रमण भी करेंगे। वो अपने कई गुप्तचरों को धनानंद की सेना में पूर्व में ही भर्ती करवा देते हैं। अमात्य राक्षस से चुराई गई राजमुद्रिका का प्रयोग करके वो धनानंद के सेनापति भद्रसाल के पास यह संदेश भिजवाते हैं कि वो अपनी सेना को लेकर व्यास नदी पर पहरा लगवा ले, क्योंकि उन्हें सूचना मिली है कि चंद्रगुप्त उनके राज्य पर आक्रमण करने वाला है। इस प्रकार धनानंद के पास आधी से भी कम सेना रह जाती है, क्योंकि वो अपनी अधिकतर सेना को भद्रसाल के साथ भेज देता है। उधर जब चंद्रगुप्त भद्रसाल का ध्यान बंटाने के लिए अपने कुछ 1000 सैनिकों को शशांक के साथ ब्यास नदी के किनारे भेज देता है ताकि भद्रसाल को लगे कि वो उन पर आक्रमण करने वाले हैं, चंद्रगुप्त किसी और रास्ते से अपनी विशाल सेना लेकर पाटलिपुत्र की ओर निकल पड़ता है। इधर जब ब्यास नदी के निकट शशांक के नेतृत्व में चंद्रगुप्त की छोटी सी सेना भद्रसाल का ध्यान बटाए हुए होती है तो उधर चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर देता है। धनानंद की सेना में सम्मिलित चाणक्य के गुप्तचर धनानंद की सेना को धनानंद के विरुद्ध भड़काने का कार्य करते हैं। धनानंद की समर्थक सेना युद्ध में इतनी दुर्बल हो जाती है कि वो चंद्रगुप्त की सेना से पराजित हो जाती है। उधर जब इस बात का पता भद्रसाल को चलता है तो वह तत्काल पाटलिपुत्र की ओर दौड़ता है।